हेलो बच्चों, एमके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, अम्ल क्षार एवं लवण, कौन सा लेसन हम लोग पढ़ रहे थे? अम्ल क्षार एवं लवण। उसमें लास्ट में एक टॉपिक था साधारण नमक से रसायन, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे साधारण नमक अर्थात NaCl से विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का निर्माण किया जाता है। उसी क्रम में हम लोग कई सारे यौगिकों को अब तक पढ़ भी चुके हैं और एक लास्ट यौगिक आज बचा हुआ है, या यूँ कह सकते हैं कि हम लोग विभिन्न प्रकार के लवण पढ़ रहे हैं जो NaCl से बनाए जाते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो उसी क्रम में आज लास्ट यौगिक है इस लेसन का और लास्ट टॉपिक भी है बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसके गुण क्या होते हैं और इसके उपयोग क्या होते हैं। सही है। इसके बाद इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को शुरू करने से पहले आपके दिमाग में एक बात आता होगा, प्लास्टर। ठीक है, तो जैसे ही किसी को चोट लगती है और उसके हड्डियों में क्रैक आ जाते हैं, किसी को एक्सीडेंट होता है, चोट लगती है या कहीं से गिर जाता है तो उसको चोट लगती है, तो आप सुने होंगे बड़ा एक कॉमन सा शब्द कि उसका पैर टूट गया था, उस पर प्लास्टर लगाया गया है, प्लास्टर चढ़ा है। और उसमें आप देखते होंगे बच्चों, एक व्हाइट कलर का सीमेंटिक मटेरियल उस टूटे हुए हड्डी का जो टूटा हुआ भाग है वहां पे एक व्हाइट कलर के सीमेंट की तरह मटेरियल लगा होता है। एक्चुअल है बच्चों, वही सीमेंटिक मटेरियल प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो इसका बहुत सारा यूज भी है और इसको हम लोगों ने देखा भी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसका अणु सूत्र क्या होता है बच्चों? यहाँ पे लिखा हुआ है CaSO4 इंटू हाफ H2। क्या लिखा है? CaSO4 इंटू हाफ H2। इसमें आप देख सकते हो पानी में क्रिस्टलीय फॉर्म में मौजूद है, जैसे हम लोगों ने धावन सोडा में पढ़ा था। तो इसके हिसाब से इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? क्योंकि बच्चों परीक्षा में से संबंधित मुख्य रूप से इसका सूत्र और इसका रासायनिक नाम ही ज्यादातर पूछा जाता है, तो आप इस पे जरूर ध्यान देंगे। इसका अणु सूत्र है CaSO4 इंटू हाफ H2O और इसका रासायनिक नाम क्या होगा बना लेते हैं, कैल्शियम। SO4 है तो सल्फेट, तो इतने दूर का नाम इसका हो जाएगा बच्चों कैल्शियम सल्फेट। और उसके बाद मैंने कहा था जब पानी अणु के रूप में हो तो उसको हाइड्रेट बोलते हैं। और कितना पानी है वहां पे? तो आधा है। समझे बात आ रही है? तो आधा के लिए विज्ञान में शब्द यूज करते हैं लोग हेमी। हेमी का मतलब होता है आधा, तो इसलिए इसका पूरा रासायनिक नाम क्या हो जाएगा बच्चों? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। याद रखिएगा जब भी किसी यौगिक के लास्ट में हाइड्रेट शब्द है, समझिए कि पानी उसमें अपने आणविक रूप में, अणु के रूप में उसमें मौजूद है। तो सिर्फ आधा ही पानी के अणु यहाँ पे मौजूद है, तो इसको एक और नाम हिंदी में यूं कह सकते हैं कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट। खैर थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको, तो आप यही वाला नाम याद रखेंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। और हेमी का मतलब मैं अभी बता रहा हूं आपको कि आधा होता है। तो जब इस नाम को आप सही से याद रखोगे तो आपको सूत्र रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट का सूत्र लिख दोगे, और हेमी हाइड्रेट मतलब पानी लिखना है कितना? आधा। तो यदि ये चीज आपके दिमाग में समझ में आ गई तो आप अणु सूत्र से रासायनिक नाम बना सकते हो या रासायनिक नाम से अणु सूत्र भी बना सकते हो। और ये याद रखना है आपको कि कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट या CaSO4 इंटू हाफ H2O किसका सूत्र होता है, किसका रासायनिक नाम होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो यूं ऐसे भी पूछ सकता है कि कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट का सामान्य या साधारण नाम बताइए, व्यापारिक नाम बताइए, कॉमन नाम बताइए। क्या बताएंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अच्छा अब इसको बनाया कैसे जाता है? तो बच्चों इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम से बनाया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है इसको? जिप्सम से। जिप्सम भी किसी की तरह मिलता जुलता हुआ पदार्थ है। ठीक है, सिर्फ अंतर ये होता है कि जिप्सम में पानी के अणु ज्यादा होते हैं। यहाँ पे देखिए पानी के हाफ अणु थे और यहाँ पे 2 पानी का अणु यदि कैल्शियम सल्फेट से लग जाए तो कुछ इसी तरह का एक यौगिक है जिप्सम। ठीक है, तो हम क्या करें कि जिप्सम को गर्म कर दें।
जिप्सम को क्या करते हैं, गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो इसमें से पानी के अणु वाष्प बन के निकलेंगे, और पानी के अणु जब वाष्प बन के निकलेंगे, और जब सिर्फ आधा ही, दो में से जिप्सम में पानी के दो अणु हैं, इसका नाम होगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो इसमें पानी के दो अणु हैं, और इसको गर्म करना शुरू करेंगे तो पानी इसमें से वाष्प बन के निकलेगा, और कितना पानी इसमें से निकल जाए, 1/1/2, यानी 1.5 अणु इसमें से पानी के निकल जाए, सिर्फ आधा अणु बचे, तो उस समय यही जिप्सम किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे प्राप्त करते हैं, जिप्सम को गर्म करके। कितना गर्म करना है बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ 373 केल्विन पे। कितने ताप पे, 373 केल्विन, और 373 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कितना बोलते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस। अर्थात जितने में पानी उबलता है, वाष्प में बदलता है, उतना ही इसको आपको गर्म करना है। 100 डिग्री सेल्सियस 373, दोनों यूनिट में इसका टेम्परेचर याद रखेंगे, ठीक है। एक्चुअल में 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है, तो उसको कन्वर्ट कर लिया गया है केल्विन को डिग्री सेल्सियस में। सही है। तो जिप्सम को 373 केल्विन अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर देता है। पानी तो वाष्प बन के निकलेगा, और त्याग करने के बाद जब उसमें पानी के आधा अणु शेष रह जाए तो किसका निर्माण हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो सीधे सीधे कहा जाए कि जिप्सम को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे। सही है। चलिए, ये इसका हो गया बच्चों निर्माण, इसका निर्माण हो गया। तो आपसे पूछे तो आप इस समीकरण को याद रख दे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण के रासायनिक समीकरण को लिखिए। कुछ नहीं करना, आपको दो सूत्र सिर्फ याद रखना है, जिप्सम का और प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो, ये गर्म किए, पानी इसमें से निकला, पानी अलग हो गया। इसको कहीं बुक में आप देखो ऐसे में लिख सकता है 3/2 H2O, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 से 1/2 को साधारण मीन में कन्वर्ट कर लेंगे तो 3/2 होगा, लिखने का तरीका होता है, ठीक है ना। तो 3/2 H2O भी लिख सकते हो, या 1 से 1/2 H2O भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आपको याद होना चाहिए। और अंतर दोनों में कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 H2O और यहाँ पे हाफ H2O, आधा H2O लिखना है। चलिए इसे कुछ भौतिक गुणों को देखा जाए। पहला सफेद रंग का चूर्ण होता है। अभी मैं बता रहा था आपको कि किसी का प्लास्टर चढ़ा हुआ आप देखेंगे उसका कलर कैसा होता है, सफेद कलर का, दूधिया कलर का होता है। तो ये सफेद रंग का चूर्ण होता है, ठीक है। और जल में मिलाने पर जिप्सम में बदल जाता है। जल में मिलाने पर किसमें बदल जाएगा, जिप्सम में। याद करिए, जिप्सम में से जब पानी निकल रहा है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन रहा है। तो इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में इतना जितना जल निकला तो उतना उसको जोड़ दिया जाए तो पुनः ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पुनः ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब इस सफेद रंग के चूर्ण का प्रयोग करना होता है, जो प्लास्टर लगाया जाता है बच्चों, एक्चुअल में वो लगाते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का पानी मिला के, लेकिन वो सूखने के बाद किसमें बदल गया होता है, जिप्सम में बदल जाता है, ठीक है। और यदि इसका समीकरण पूछे तो आप ये समीकरण लिख दोगे, ठीक। CaSO4 × हाफ H2O प्लस पानी, पानी से क्रिया कर, इतने पानी से इतने पानी से इतने पानी से क्रिया कराओगे और तीर के आगे ये लिख दोगे जिप्सम, ठीक। तो ये दोनों समीकरण हो जाएगा। निर्माण में ये लिख दोगे, और जब जल से क्रिया पूछे तो ऐसे इसको रिवर्स करके लिख देते हैं। समझ में आ गया सबको। अच्छा, एक बात और, तो ऐसे भी आप कह सकते हो कि निर्जल जिप्सम को, इसको जब हम गर्म कर रहे हैं तो इसमें से पानी निकल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि निर्जल, जब किसी पदार्थ से पानी निकले तो निर्जल बिना पानी का हो रहा है, तो निर्जल जिप्सम को भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो ऐसे ही पूछ सकता है परीक्षा में कि निर्जल जिप्सम को क्या कहते हैं, तो क्या बताओगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और उसी प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी और मिला देते हैं, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। यह एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। अर्थात जब जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी में मिलाते हैं उसमें से ऊष्मा निकलती है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी कहते हैं। तो वो जो उसका मिक्सचर बनेगा उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। एक बात और प्रश्न पूछता है, इसी पे आधारित प्रश्न भी पूछता है परीक्षा में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को किसी नम बर्तन में क्यों नहीं रख सकते हैं।
प्लास्टर ऑफ पेरिस को किसी नम बर्तन में या किसी नम पैकेट में क्यों नहीं रख सकते हैं? तो आप बताओगे क्यों? क्योंकि जैसे ही नमी वाले किसी सतह से वो टच में आएगा, उसमें मौजूद जल को सोख लेगा और सोख के प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम में बदल जाएगा, अर्थात वो खराब हो जाएगा। क्योंकि हमको तुम्हारा प्लास्टर ऑफ पेरिस करना था, ठीक है, तो वो जिप्सम में कन्वर्ट हो गया, और जब जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो काम प्लास्टर ऑफ पेरिस का वो नहीं हो पाएगा। तो इसको याद रखेंगे कि नमी युक्त बर्तन इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि वो जिप्सम पानी को सोख के, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी को सोख के जिप्सम में बदल जाता है। तो ये था प्लास्टर ऑफ पेरिस संबंधित कुछ गुण, निर्माण। अब इसका हम लोग उपयोग देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहला उपयोग तो वही जो मैं बता रहा था आपको कि हड्डियों को जोड़ने के लिए जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है, प्लास्टर चढ़ाने में। इसके अलावा कभी कभी जो छत होती है, ठीक है ना, उसमें सीलन पड़ने लगती है, पानी टपकने लगता है, उसमें दरार जैसी कोई चीज हो जाती है, दीवार हो गया, छत हो गया, उन दरारों को भरने के लिए भी इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त मूर्तियों के निर्माण में मिट्टी के जो खिलौने होते हैं मुख्य रूप से प्लास्टर ऑफ पेरिस के बने होते हैं। तो मूर्तियों के निर्माण में, खिलौनों के निर्माण में, शल्य उपकरणों के सांचे बनाने में, शल्य का मतलब होता है बच्चों जो ऑपरेशन होता है अंगों का, ह्यूमन बॉडी का, तो उन शल्य चिकित्सा में जो उपकरण होते हैं उनके सांचे बनाने के लिए भी किस प्रकार के यंत्र होते हैं, उसे कैसे सांचे में डाला जाए, उन सब चीजों के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। चौक के निर्माण में, ये जो व्हाइट कलर के जो आप चौक देख रहे हो ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए, उसके निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस के भी चौक बनाए जाते हैं। दंत उद्योग में, दांतों की जो बच्चों दांत खराब हो जाते हैं, तो दंत उद्योग में जो सांचे बने होते हैं दांतों को लगाने के लिए, उनके निर्माण में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का मुख्य रूप से प्रयोग होता है। सतह को चिकना बनाने, जैसे कोई छत या दीवार है, यदि उसकी सतह जो है चिकनी नहीं है तो उस पे प्लास्टर ऑफ पेरिस भर के और उस पर पेंट कर दिया जाता है। तो सतह को चिकना बनाने में भी दीवारों, छतों पर अलंकृत चित्रण आप देखे होंगे बहुत से लोगों के घरों में बच्चों, छत पे, ठीक है ना, नीचे ढेर सारे डिजाइन, ढेर सारे फूल बने होते हैं। एक्चुअल में जो फूल होते हैं पेंट के नहीं, उभरे हुए उसमें जो चित्रकारी होती है बच्चों, वो इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया जाता है। तो ये थे इसके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग। आई होप आपको इसके उपयोग भी समझ में आया होगा। आप इसके मूर्ति और खिलौने जरूर देखने होंगे, ठीक है ना। और इसको सबसे अच्छा देखने का तरीका मैंने बताया है कि जो हड्डियों के फ्रैक्चर हो जाने पे जो प्लास्टर लगाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो अम्ल क्षार एवं लवण का लेसन था बच्चों समाप्त हुआ, ठीक है। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपको 2 वीडियो में पीछे बताए भी जा चुके हैं। नहीं आपने देखा है तो उसको MK केमिस्ट्री के YouTube चैनल पे जाके देख भी सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। शेष जो प्रश्न आपके बुक में NCERT के दिए हुए हैं उनको आप तब तक हल करेंगे। कोई दिक्कत होगी उसको आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग अगले लेसन को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।